जी बिजनेस की खास पेशकश मनी मैटर्स फॉर वुमेन में आपका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी अरुण वर्मा। जी बिजनेस का शो खास हमारी फीमेल व्यूअर्स के लिए है। आप चाहे हाउसवाइफ हो या वर्किंग हो, आप इस शो का हिस्सा बन सकती हैं। सवाल भेजने के लिए एसएमएस या ईमेल आप यहाँ पर नोट करें। एसएमएस करने का तरीका बेहद आसान है। SHE हमारा कोड लिखकर अपने नाम के साथ अपना सवाल 57575 पर भेजना होगा। इसके अलावा ईमेल आईडी भी अपने क्वेरीज आप भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है SHE@znetwork.com। याद रहे कि जब आप ईमेल से सवाल भेजें तो अपना फोन नंबर लिखना ना भूलें ताकि अगले शो में हम आपका सवाल शामिल कर सकें। और चलिए एक नजर डाल लेते हैं क्या रहेगा शो में खास। बात करेंगे आज एजुकेशन लोन की, साथ ही फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स को किन चीजों का ख्याल रखना होगा और निजी कंपनियों में निवेश करते हुए कितना जोखिम हो सकता है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो ये कुछ टॉपिक्स रहेंगे जो आज के शो में हम उठाएंगे। और चलिए अब सीधे चलते हैं, हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट हैं बीनू वाघेला अपनापैसा.com से। बीनू, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो चलिए बीनू, पहली कॉलर फोन लाइन पर हैं, बात करते हैं उनसे। शालू शर्मा है पंजाब से। शालू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताइए पंजाब के किस शहर से आप बात कर रही हैं? हाँ जी, गुड इवनिंग मैम। मैं सरहद शहर पंजाब से बात कर रही हूँ जी। और मेरा सवाल एजुकेशन लोन से रिलेटेड है आज। हाँ पूछिए, एक्सपर्ट आपकी आवाज सुन पा रहे हैं। बताइए किस तरह की प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं? एक्चुअली मैम, मैंने 2007 में एजुकेशन लोन लिया था और मेरी जो स्टडी कंप्लीट हुई थी वो जून 2010 में कंप्लीट हुई थी जी। और उसके बाद फिर मैंने जो इंस्टॉलमेंट देनी स्टार्ट की थी वो दिसंबर 2010 में स्टार्ट की। वो मैंने 2 इंस्टॉलमेंट दी बट मैं अपना लोन पे नहीं कर पाई थी। उसके बाद फिर मैंने जो लोन देना स्टार्ट किया वो मैंने 2012 अक्टूबर 2012। शालू, आपका पेंडिंग अमाउंट क्या बैंक से आपने संपर्क किया है? फिलहाल आपका अमाउंट कितना पेंडिंग है बैंक की ओर से? हाँ जी मैम, मेरा पेंडिंग अमाउंट मैं ऑलरेडी 50,000 इंस्टॉलमेंट में दे चुकी हूँ और 2.5 लाख रुपए मैंने लमसम पेमेंट की है बैंक को। बट अभी मेरा पेंडिंग अमाउंट 2.5 लाख अभी और पड़ा है, जबकि मेरी जो अमाउंट थी वो 3.25 लाख रुपए की थी। चलिए ठीक है, जानते हैं बीनू से। बीनू, जैसे इन्होंने बताया जो एजुकेशन लोन इन्हें सैंक्शन हुआ था वो 3,90,000 का था, जिसमें से इन्होंने करीब 3,15,000 रुपए इस्तेमाल किए थे जो इनके पास फीस की इंस्टॉलमेंट्स आई थी। साथ ही जैसे इन्होंने मेंशन किया है 2010 से 2012 में कुछ गैप रहा, यानी इंस्टॉलमेंट से टाइमली पे नहीं कर पाए, बीच में कुछ डिले हुआ। अब इन्होंने बैंक से जो बात की है 14% के रेट पर बैंक इनसे ब्याज ले रहा है, जिसमें से 2.5 लाख रुपए ये ऑलरेडी पे कर चुकी हैं, 50,000 रुपए का एक इंस्टॉलमेंट भी पे कर चुके हैं, लेकिन अब भी कुछ अमाउंट पेंडिंग है। बैंक की तरफ से आपको लगता है 14% का ये जो ब्याज इनको लगाया जा रहा है, क्या ये सही है? शालू जी, बैंक ये जानने का आपका पूरा हक है कि बैंक आपसे ये 14% क्यों चार्ज कर रहा है और आउटस्टैंडिंग अमाउंट इतना क्यों है। बट इन द मीन टाइम मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अपना लोन एग्रीमेंट पेपर पढ़ें और उसमें टर्म्स एंड कंडीशन देखें कि आपको लोन किस रेट पे मिला था और इन केस ऑफ डिफॉल्ट, अगर डिफॉल्ट होता है तो टर्म्स और कंडीशंस और इंटरेस्ट रेट्स क्या होंगे। लेकिन ये डिफॉल्ट तो हुआ ही है। बीनू, आपसे जानना चाहेंगे, डिफॉल्ट की आपने बात कही है तो यानी सिबिल में भी डेफिनेटली कहीं ना कहीं रजिस्टर होगा। ऐसे में आगे कभी ये लोन लेने की कोशिश करेंगे शालू तो सिबिल में वो नाम जरूर आएगा। तो क्या प्रोसीजर है, कैसे रिपोर्ट कैसे ले सकती है? हाँ, मैं उसी पे आ रही हूँ। पहला कदम उनको ये लेना चाहिए कि उनको बैंक के नोडल ऑफिसर को कंप्लेंट करनी चाहिए लिखित में, कि उनको एक राइटिंग में चाहिए कि उनका स्टेटस क्या है। और वो स्टेटस मिलने के बाद उनको 30 दिन में वो लोग जवाब देंगे। अगर वो जवाब से सेटिस्फाई नहीं होती हैं तो उनको बैंकिंग ओम्बड्समैन में कंप्लीट जाना चाहिए। लेकिन अब जो डिफॉल्ट हुआ है उसमें सिबिल में ये रिपोर्ट गई होगी कि डिफॉल्ट हुआ है, एनपीए में केस रिपोर्ट हुआ है, लेकिन उसके बाद उन्होंने ठीक से ईएमआई पे करना शुरू कर दिया है जैसा कि वो बता रही हैं, और लमसम 2.5 लाख का पेमेंट भी उन्होंने किया है जी। तो इसलिए उनका रिपोर्ट लेना बहुत ही जरूरी है आज की डेट में। बिल्कुल।
तो शालू, और वो बीनू की सिविल तरफ से ये रिपोर्ट राय लेंगे। है आपके लिए कि सिबिल से आप पहले तो अपना रिपोर्ट मंगाएं कि फिलहाल आपका क्रेडिट रिपोर्ट क्या कहता है, क्योंकि आपने जैसे खुद भी अभी बताया, माना कि 2010 से 12 के बीच में आपने इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं किए थे। फिलहाल आप रेगुलरली पे कर रहे हैं, लेकिन एक बात ये भी जानना जरूरी है कि 14% की दर पर ब्याज क्यों लग रहा है। आप बैंक से भी संपर्क कर सकती हैं, जैसे बीनू भी बता रही थी कि आप नोडल ऑफिसर से संपर्क करें और अपना जो ब्रांच मैनेजर है उनको भी एक कॉपी उस लेटर की आप पहुंचाएं। साथ ही अगर आपको कोई रिस्पांस नहीं मिलता है तो बैंकिंग ओम्बड्समैन आपके लिए एक रास्ता बचता है, आप उससे संपर्क कर सकते हैं, वहां से आपको एक सेटिस्फैक्टरी आंसर मिल सकता है। चलिए, एक और कॉलर फोन लाइन पर है, बात करते हैं उनसे। स्वाति बाजपेयी हैं कानपुर से। स्वाति, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या सवाल है। हेलो, गुड इवनिंग मैम। हाँ, गुड इवनिंग स्वाति, पूछिए क्या जानना चाह रहे हैं। Yeah, my name is Swati and my monthly income is 25,000. ओके, Okay, so I want to save 10 lakh rupees on 6 years. 10 लाख कितने साल में? 5 or 6 years. 5 और 6 ईयर्स। और अभी आपकी उम्र आपने कितनी बताई? 26 years. ओके, स्वाति आपसे जानना चाहेंगे 5 से 6 साल ही क्यों? आप थोड़ा लंबी अवधि का क्यों नहीं सोच रही हैं? थोड़ा लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप निवेश करने की नहीं सोच रही हैं? आपका कोई ऐसा टारगेट है या कोई गोल है कि आपको अगले 5 सालों में पैसों की जरूरत है, या लंबी अवधि के लिए निवेश कर सकती हैं? चलिए, बीनू से ही पूछते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, और साथ ही इतने कम अवधि के लिए कौन से फंड्स आपके लिए सही रहेंगे। बीनू, 5 से 6 साल का नजरिया है, 25,000 इनकी मासिक आय है, कुछ एक टारगेट लेके चल रही हैं, क्या ये अचीवेबल है? 6 साल के अंदर 10 लाख रुपए मिल सकते हैं? हाँ, ये अचीवेबल है और इन्होंने बहुत ही अच्छा सोचा है। और हम सोचते हैं कि इनको बैलेंस्ड फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। और बैलेंस्ड फंड में फंड हाउसेस क्या करते हैं, 70% इक्विटी में डालते हैं और 30% के करीब डेट फंड्स में डालते हैं। तो इनके लिए जो रिकमेंडेड फंड्स होंगे वो HDFC बैलेंस्ड फंड और ICICI प्रू बैलेंस्ड फंड। और ये क्या कर सकती हैं, आधा आधा पैसा मीन्स 5-5 हजार दोनों फंड्स में डाल सकती हैं, या 10,000 लमसम एक फंड में भी डाल सकती हैं। अगर इनका गोल 5 साल दूर है तो इनको अपना निवेश थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, 12,000 रुपए जमा करने पड़ेंगे 5 साल तक। और अगर उनको अपना निवेश कम करना चाहती हैं तो उनको 6 साल का 10,000 रुपए महीना जमा करना पड़ेगा 6 साल तक जी। तो ये कुछ फंड्स है स्वाति, आप देख सकते हैं बीनू की तरफ से जो रेकमेंडेड है, HDFC बैलेंस है, ICICI बैलेंस, ये दोनों ही बैलेंस कैटेगरी के फंड्स हैं। रिटर्न्स भी आप देखें तो 13 से 15% इन्होंने शो किया है लॉन्च से अभी तक, एक एनुअलाइज बेसिस पे। साथ ही आपका नजरिया 5 से 6 साल का है, थोड़ा उसको अगर आप बढ़ा सकती हैं तो वो भी अच्छा रहेगा। अदरवाइज बीनू की तरफ से राय है 6 साल के लिए अगर आप निवेश करें, 10,000 प्रति माह आप निवेश करें, 10 लाख का टारगेट अचीवेबल लगता है। चलिए, एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक पर जाने से पहले बता दें आपका शो ट्विटर पर भी मौजूद है। ट्विटर पर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं तो हमारा हैंडल नोट करिए। हमारा ट्विटर हैंडल है MMW_ZBusiness। ट्विटर से जुड़ के आप एक्सपर्ट से सीधे सवाल पूछ सकते हैं, साथ ही शो की लेटेस्ट जानकारियां भी ले सकते हैं। जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश मनी मैटर्स फॉर वुमेन। बात हो रही है फाइनेंशियल प्लानिंग की। अगर आप भी कुछ सवाल भेजना चाहती हैं तो तरीका नोट करिए। SMS करने के लिए SHG हमारा कोड लेकर अपने नाम के साथ अपना सवाल 57575 पर भेजना होगा। इसके अलावा ईमेल भी कर सकती हैं SHG@ZNetwork.com पर। याद रहे कि जब आप ईमेल सवाल भेजें तो अपना फोन नंबर लिखना उसमें ना भूलें, ताकि अगले शो में हम आपका सवाल शामिल कर सके। जो सवाल आप इस हफ्ते इस शो पर भेजेंगे वो हम अगले हफ्ते शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए फिलहाल बढ़ते हैं आगे। बीनू हमारे साथ हैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए, और फोन लाइन पर है हमारे साथ सुमन। सुमन, बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या सवाल है आपका। हेलो, हाँ सुमन, बताइए एक्सपर्ट से क्या जानना चाह रही हैं। मैं जाम बॉम्बे इन्वेस्टमेंट ग्रुप में पैसा लगाना सेफ होगा या नहीं? प्राइवेट कंपनी है, इन्वेस्टमेंट करना ठीक रहेगा कि नहीं? बीनू, इस कंपनी के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हैं व्यूअर्स को? साथ ही इस तरह के कई सवाल आते हैं, निजी कंपनियां हैं, इनफैक्ट इसका हेड ऑफिस भी इंडिया में नहीं है, कितना रिस्की प्रोपोर्शन रहेगा? सुमन जी, आप जिस कंपनी की बात कर रहे हैं इसकी क्रेडिट प्रोफाइल भी कुछ अवेलेबल नहीं है, किसी क्रेडिट रेटिंग कंपनी ने भी इसको रेट नहीं किया है।
और जो आपने इन्वेस्टमेंट बताया है कि वो 3 साल में डबल करके देंगे अपना अमाउंट, तो वो करीब 24% आ रहा है, जो कि बहुत ही हाई रिटर्न है और किसी भी ज़्यादा रिटर्न में ज़्यादा रिस्क होता है, ये आप मान के चलिए। और हमारी एडवाइस यही रहेगी, अगर कोई भी कंपनी या कोई भी स्कीम आपको 12-13% से ऊपर का रिटर्न गारंटी करती है तो उसके साथ नहीं जाना चाहिए। और आप जो है अपना पैसा किसी बैंक के फिक्स डिपॉजिट या म्यूचुअल फंड या किसी बड़ी कंपनी के फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर सकती हैं, जिसमें आपका पैसा बढ़ता रहेगा और रिस्क भी कम होगा जी, और ये आपको पीस ऑफ माइंड भी देगा। तो देख सकते हैं सुमन आप, अगर इसकी हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करें 3 साल के अंदर, कंपनी ऐसा ऑफर कर रही है, यानी कि उसका ऐसा प्रस्ताव है कि आपको 24% का रिटर्न मिलेगा। और जैसे बीनू का भी कहना है कि अगर कोई भी कंपनी आपको 12% ज्यादा के रिटर्न शो करती है, वो भी कम समय में, थोड़ा सा आपको संभल कर चलना होगा। बॉम्बे इन्वेस्टमेंट ग्रुप जो है इसका जो हेड ऑफिस है वो साउथ अमेरिका में है, यानी कि इंडिया में इसका कोई ऑफिस नहीं है। ऐसे में आपके लिए थोड़ा रिस्की इन्वेस्टमेंट हो सकता है, तो आप किसी बैंक की एफडी में रादर इन्वेस्ट करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कम से कम आपको रिटर्न्स भी पहले से पता होंगे, क्योंकि निजी कंपनी में कर सकते हैं निवेश, लेकिन उसकी रेटिंग जानना बहुत जरूरी है। और जहां तक इस पर्टिकुलर कंपनी का सवाल है, इसकी कोई रेटिंग अवेलेबल नहीं है फिलहाल इंडिया में। तो कोई भी कंपनी में अगर आप निवेश करने की सोच रही हैं तो कुछ चीजों का ध्यान जरूर रखें, जैसे उसकी क्रेडिट रेटिंग कितनी है, उसका प्रीमेच्योर चार्ज क्या है, यानी अगर आप समय से पहले उसमें से निकलती हैं तो आपको कुछ चार्जेस देने पड़ेंगे या नहीं, साथ ही उसकी वित्तीय हालत कैसी है। इस कंपनी के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए थोड़ा सा रिस्की रहेगा, इसलिए फिलहाल इसमें निवेश करने से बचें। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ हैं, टाइनी चंदा है कोलकाता से। टाइनी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, पूछिए क्या सवाल है एक्सपर्ट से। जी थैंक यू। हाँ, गुड इवनिंग टाइनी, बताइए। हाँ जी मैम, हाँ मैंने पॉलिसी लिया था, तो वो पॉलिसी थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा है मुझे, और मुझे ये अभी समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। कुछ पेंडिंग है, आपके प्रीमियम्स आपने पे नहीं करे हैं? जी हाँ, ये प्रीमियम लास्ट 3 प्रीमियम है जो मैंने ठीक से। चलिए, पिछले 3 प्रीमियम्स यानी कि लगभग 1.5 साल हो चुका है बीनू, इन्होंने हर 6 मंथ्स में यानी हाफ ईयरली इनके प्रीमियम्स जाते हैं। जो अमाउंट पेंडिंग इन्होंने बताया है 18,000 रुपए है, 6,000 प्रति माह छमाही में ये जमा करती थी। फिलहाल इनका सवाल ये है कि क्या इस बकाया रकम को चुकाना इनके लिए ठीक रहेगा, या फिर ये अमाउंट जो एक्चुअली कैलकुलेट किया जाए तो 1,000 रुपीज पर मंथ बन रहा है, इसे कोई SIP करें तो शायद ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। इस पॉलिसी के बारे में आपकी क्या राय है बीनू? टीनी जी, आप ये पॉलिसी सरेंडर कर सकते हैं और सरेंडर 5 साल के बाद करिए, और आपका जो टाइम है वो सितंबर 2013 में कंप्लीट हो रहा है, तो उसके बाद ही आप सरेंडर कीजिए, तो आपको कोई सरेंडर चार्जेस भी नहीं पड़ेंगे और आपको इसमें इसका फंड वैल्यू मिल जाएगा जी। और रही बात आगे निवेश की, आप अपना रिटायरमेंट कॉर्पस बिल्ड करना चाहती हैं और आप अभी यंग हैं और आपका रिटायरमेंट का स्पैन भी काफी लंबा है, 30 इयर्स के करीब है, तो आप 90% अपना इन्वेस्टमेंट इक्विटी में करें, किसी इक्विटी म्यूचुअल फंड के साथ जाएं और 10% डेट में करें जी, जैसे कि PPF में। तो टाइनी, आप तो अगर फीचर्स भी इसके साल के देखेंगी, बाद- लाइफ टाइम सुपर पेंशन प्लान जो आपने लिया हुआ है, फिलहाल ये विड्रॉन प्लान है, यानी अब बाजार में मौजूद नहीं है। आपके वैसे भी सितंबर इस साल आपके 5 साल पूरे हो रहे हैं, आप इसको सरेंडर कर सकते हैं। टेबल के थ्रू भी आप देख सकती हैं कि इसमें अगर आप तीसरे साल में सरेंडर करते हैं 96% और 98% चौथे साल में, और साथ ही 5 साल कंप्लीट करने पे आपको 100% सरेंडर वैल्यू मिलेगी, यानी फिलहाल जो भी आपकी फंड वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग आपको चार्जेस मिल जाएंगे। फिलहाल ज्यादा चार्जेस कटेंगे नहीं आपके, क्योंकि 5 साल आपके पूरे हो चुके हैं। तो पिछले अमाउंट को आप इसमें निवेश करने से बेहतर है कि आप म्यूचुअल फंड की तरफ रुख करें, साथ ही कुछ हिस्सा PPF में भी निवेश कर सकती हैं। टैक्स सेविंग का भी उससे आपको फायदा मिलेगा। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, और ब्रेक पर जाने से पहले बता दें आपका शो अब ट्विटर पर भी मौजूद है। ट्विटर हैंडल नोट करिए MMW_Z-Business। ट्विटर से जुड़कर एक्सपर्ट से सीधे सवाल भेज सकती हैं और साथ ही शो की लेटेस्ट जानकारी भी ले सकती हैं। जल्द लौटेंगे कुछ देर में।
आप देख रहे हैं मनी मैटर्स फॉर वुमेन। हम शो के आखिरी सेगमेंट में हैं। कुछ सवाल ईमेल के जरिए भी शामिल करते हैं हम शो में। और आज का ईमेल है पारुल पटेल का। गुजरात से लिखती हैं, 28 साल इनकी उम्र है, हाउस वाइफ है, पहली बार निवेश करना चाहती हैं, म्यूचुअल फंड्स की तरफ रुख करना चाहती हैं, 10,000 प्रति माह ये अपनी सेविंग में से डालना चाहेंगी। बीनू, कौन से फंड्स इनके लिए सूटेबल रहेंगे? नजरिया लंबा है, यानी फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट्स है, तो जाहिर है ये केवाईसी प्रोसीजर भी इनको आपको बताना होगा। साथ ही 10 साल के लिए कौन से ऐसे फंड्स हो सकते हैं जिसमें ये निवेश करें? बीनू, ये इनका टाइम रेंज जो है वो काफ़ी अच्छा है, 10 साल का है और 10,000 रुपये इनको निवेश करने हैं महीने के। तो वो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के साथ जाए, जो कि फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप फंड और ICICI प्रू फोकस ब्लू चिप फंड्स, दोनों ही फंड्स इक्विटी में निवेश करते हैं। और इसमें वो आधा सम मतलब 5-5 हज़ार दोनों में निवेश कर सकती हैं, या 10,000 किसी एक फंड को चूज करके उसमें इन्वेस्ट कर सकती हैं। इसमें यह जरूरी है कि वो समय समय पर अपना निवेश मॉनिटर करती रहे। इससे उनको पता चलता रहेगा कि उनका फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है। और इसमें अगर मैं 14% का रिटर्न अनुमानित करूं तो ये 10 साल में 25 लाख तक का कॉर्पस जमा कर पाएंगी जी। और म्यूचुअल जो ये इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश कर रही हैं उसमें सिप के द्वारा निवेश करें, जिसको कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान भी कहते हैं जी। तो यानी कि अगर एक अनुमानित 14% का हम रिटर्न लेके चलें पारुल, तो आप 10 साल का अगर नजरिया रखती हैं, 10,000 रुपये आप इसमें डालना चाहती हैं SIP के जरिए, तो आप 25 लाख का अमाउंट संभव है कि आप वहां तक पहुंच पाएं। और इसके अलावा जो फंड्स आपको सजेस्ट किए हैं बीनू ने, तो वो फ्रैंकलिन इंडिया का ब्लू चिप फंड है, ICICI फोकस्ड ब्लू चिप, दोनों ही लार्ज कैप कैटेगरीज के फंड है। 5-5 हज़ार रुपए आप दोनों में डाल सकते हैं। 10 साल के लिए इसको मॉनिटर करें। अगर रिटर्न्स भी देखेंगे आपको कुछ फ्रैंकलिन में अच्छा 22% का रिटर्न मिला है अब तक लॉन्च से, और काफी बेहतरीन फंड्स हैं दोनों ही। आप इन दोनों फंड्स में निवेश कर सकती हैं और जैसे एक्सपर्ट की भी राय है, बीच बीच में अपने फंड्स को आप मॉनिटर करें। साथ ही समय आने के साथ साथ आप चाहें तो इसमें कुछ और फंड्स भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं तो लार्ज कैप से शुरू करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। केवाईसी एक प्रोसीजर होता है जो पहली बार निवेश करते समय करना होगा, यानी उसमें आपको अपना एड्रेस प्रूफ, एक पैन कार्ड की कॉपी और फोटोग्राफ लगानी होगी। एक बहुत ही सिंपल फॉर्मेलिटी है, केवाईसी के लिए कोई फीस नहीं है। आप इस तरह से आगे बढ़ सकती हैं। केवाईसी करके आप अपने म्यूचुअल फंड, जो भी फंड आप चूज करती हैं, जैसे अगर आप इन 2 फंड्स में से चूज करती हैं तो आपको इसका फॉर्म सबमिट करना होगा अपने नियरेस्ट कैंप सेंटर पे, या आप डायरेक्टली भी AMC के टोल फ्री नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकती हैं। चलिए फिलहाल आज के शो में इतने ही सवाल शामिल कर पाएंगे। बीनू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। धन्यवाद पल्लवी। और अपने व्यूअर्स को बता दें कैसे आप शो का हिस्सा बन सकती हैं। SMS करने के लिए SHE हमारा कोड लेकर अपने नाम के साथ अपना सवाल 57575 पर भेजना होगा। इसके अलावा ईमेल नोट करें SHE@zenetwork.com। ईमेल से सवाल भेजें तो अपना मोबाइल नंबर लिखना नहीं भूलें, ताकि आपका सवाल हम अगले शो में शामिल कर सकें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।